हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, विश्लेषण। गहराई में उतरेंगे ये कानून जिसने बनाया, क्यों बनाया, क्या चाहता है। लेकिन इसमें हम मोरालिटी की बातें नहीं करेंगे, वो हमने पढ़ लिया नेचुरल में। इस बार हम एनालिटिकल स्कूल में, जिसके दो नाम और भी हैं, ये भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कई बार टीचर जानबूझ के दूसरे नामों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके दो नाम और हैं। पॉजिटिविस्ट यानी पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं और इंपेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसा कानून बना हुआ है उसको एज इट इज स्टडी करने की कोशिश की जाती है कि ये कानून किसने बनाया। अगर कानून को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। आमतौर पर पनिशमेंट्स होंगी, लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब लॉ में सपोज आप इनकम कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स की पेमेंट देनी है। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स टैक्स, जिसको आप जीएसटी बोलते हैं, आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर रिटर्न भरनी है, फिर टैक्सेस देने हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के रूल्स को, कमांड्स को नहीं माना तो सैंक्शंस यानी पनिशमेंट्स होंगी, फाइन्स लगेंगे, इवन इम्प्रिजनमेंट भी पॉसिबल है। तो यहां पर मोरालिटी की बात नहीं है। यहां पर चाहे किसी को लगे यार 28% जीएसटी लगा दिया या इतना हाई इनकम टैक्स रेट है, ये तो इमोरल प्रैक्टिसेस हैं जी गवर्नमेंट की, सॉवरन क्या है, सुप्रीम लीडर। पहले जमाने में राजा होता था, उस जमाने में ये कंसेप्ट लगता है लिखे हुए हैं। अभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, बट इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है वही तो सुप्रीम है, वही लॉ बनाती है। तो लॉ को एज इट इज पढ़ना एनालिटिकल वे में, उसी के एनालिसिस करना कि ये कानून क्या बना, किसके लिए बना, क्या अचीव कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, बजाय कि एक आइडियल लॉ बनाना। जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण। ऐसा कोई फंडा नहीं है। जो कानून है ठीक है, फिलहाल वो ये मान के चलते हैं जो है ठीक है। इसको समझो कि क्या कानून है, सरकार ने बनाया है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, जिसने नहीं मानी उसके साथ क्या होगा। ये वाली स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। मोरालिटी और जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर, फिर भी ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट पागल है कि गवर्नमेंट जस्टिस से उल्टा कानून बना देगी या गवर्नमेंट इक्वालिटी के अगेंस्ट कानून बना देगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ठीक कानून बनाती है, बट द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द जस्ट और कि हाँ न्यायपूर्ण ही हो, इक्वल हो, मतलब वो मोरालिटी खासकर उसको छोड़ दिया गया कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं। वो वैसे भी एक वेग कंसेप्ट है और हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट होता है। इसलिए एनालिटिकल स्कूल, जिसको पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं, वो ये कहता है, मेनली मैं आपको एक लाइन पढ़ा देता हूँ, वही लाइन इसकी सबसे मेन है जिसको आपको याद करना है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। पहले एक राजा होता था, तो इसका ये कहना है कि कानून क्या है, जो राजा ने कह दिया, जो राजा का आदेश है, बैक्ड बाय सैंक्शन। जिसने नहीं माना उसको पड़ेंगे कोड़े, पुराने जमाने के स्टाइल से। आज की तारीख में लगेगा फाइन, होएगी जेल। सो लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। ये है एज पर दिस स्कूल। व्हाट इज लॉ? लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, ये है। और ये मोरालिटी, जस्टिस, रिलीजन, एथिक्स, इनको थोड़ा दूर करके चलता है। वो ये मान के चलता है कि अगर इन सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट सॉवरेन कंसीडर करना चाहेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टडी लॉ को कैसे कर रहा है, एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो कानून बन गया, अब आप खुद सोचो, जीएसटी लॉ है, मैं आपको जीएसटी लॉ पढ़ाने के बजाय ये बोलना शुरू कर दूं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर भी, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए एडवोकेट भी, एज ए जज भी। क्योंकि अल्टीमेटली तो जो कानून देश में एप्लीकेबल है, जो पास हो गया, रेगुलेट हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, उसको तो पढ़ोगे। दैट इज स्टडिंग द लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट करता है उसको पढ़ो ना। So that is the positive school of law, that is the analytical school of law. करेक्ट। ये फोकस करता है स्ट्रक्चर पर, सोर्स पर, अथॉरिटी ऑफ लॉ पर, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है कि जो कानून है इसको किसने बनाया। ऑब्वियसली जो स्टेट लॉ है वो स्टेट असेंबली ने बनाया होगा, एमएलएस बनाते हैं। जो नेशनल लॉ है वो पार्लियामेंट बनाती है। इंडिया में अगर हम बात करें, वो एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, कुछ चीजें यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ कॉन्करेंट है। अथॉरिटी उनको मिली हुई है, उसके हिसाब से वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। This school believes that the law derives its force from the authority of the state. Naturally, देश के अंदर सरकार ही सबसे पावरफुल होती है, वहीं से अथॉरिटी आती है और वो चीजों को इंप्लीमेंट करती है। अब इसके जो मेन ज्यूरिस्ट हैं उनके नाम आपको याद करने की कोशिश करनी है, कौन कौन से ज्यूरिस्ट हैं। तो इसके अंदर आ रहे हैं आपके जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन,
हॉलैंड एंड सालमन। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्टिन। ऑस्टिन को क्या मानते हैं? ऑस्टिन को मानते हैं फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके पिताजी कौन है? इसके पिताजी हैं जॉन ऑस्टिन। तो इसके हिसाब से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। ऑस्टिन ने क्या कहा? लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू द इंफीरियर एंड एनफोर्स्ड बाय सैंक्शन। यानी उसने ये माना कि देश में दो तरह के लोग होंगे, एक सीनियर एक जूनियर। जो सुपीरियर होगा वो कानून बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? जो जूनियर है, इंफीरियर है, प्रजा, राजा और प्रजा, राइट। और उनको चीजें माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो एनफोर्स्ड बाय सैंक्शंस, फिर वो दंड दिया जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली उनको फोर्स किया जाएगा कि आप हमारी बातें मानिए। तो यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है? कमांड है, एक सॉवरन है, एक सैंक्शन है। सैंक्शन का मतलब याद रखना, सैंक्शन वर्ड बार बार पनिशमेंट। सैंक्शन माने यहाँ पर जो वर्ड है वो पनिशमेंट है। कई बार सैंक्शन वर्ड का मतलब होता है अप्रूवल, बट यहाँ पर जिस सेंस में वर्ड सैंक्शन यूज हो रहा है वो है दंड, पनिशमेंट। नहीं माना तो दंड लगेगी। मेन फीचर्स क्या है? लॉ एज इट इज, नॉट एज इट ऑट टू बी। कानून जैसा है वैसा पढ़ो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या है, डिवाइन लॉ क्या है, उसको ये इग्नोर कर रहा है। ये कह रहा है हम नॉट आइडियल लॉ, क्या परफेक्ट कानून होना चाहिए उसको नहीं पढ़ना चाहते। जो बना दिया देश ने, सैंक्शन कर दिया, पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, मैं उसको पढ़ूंगा बस। इसको उससे मतलब है, इसके आगे पीछे ये नहीं भागना चाहता, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता। इसने मोरालिटी को और कानून को अलग अलग कर दिया। मोरालिटी ऐसा नहीं है कि कानून से बिल्कुल अलग है, मोरालिटी को कंसिडर किया जाएगा लॉ बनाते वक्त, बट वो सॉवरेन देखेगा। उसने मोरालिटी को कंसिडर कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब हिंदुस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट बहुत बड़ा, हिंदू 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं देश में, और उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट बनाया हुआ है। और उसमें मॉरल ग्राउंड्स पर ही तो फिक्स किया हुआ है ना कि एक आदमी एक ही शादी करेगा। नहीं तो कई लोग तो हिल जाएंगे, अगर ये कानून हटा देना तो बहुत सारे लोग हिल जाएंगे। सारे तो नहीं, बट बहुत सारे सोचेंगे 2 शादी कर लेते हैं हम भी यार, 3 शादी कर लेते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करेंगे। तो मॉरल ग्राउंड्स पर ही ऐसा कानून बनाया ना, तो यानी कि जो सॉवरन है वो भी तो कानून मॉरल ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए बनाता है। लेकिन हम फिलहाल ज्यादा डिस्कशन मोरालिटी पे नहीं करेंगे। पॉजिटिव स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल में हम ये मान के चलेंगे अगर सॉवरन ने कानून बनाया है तो ठीक है। अब इसी को पढ़ो, इसी को समझो। जो लॉ है वो लीगली वैलिड हो सकता है, इवन इफ इट इज मॉरली रॉन्ग। हो सकता है कोई चीज कानून की नहीं भी समझ में आए, या नहीं समझ में आ रही तो नहीं समझ में आ रही, छोड़ो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 17 साल के एक बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट में चीट कर लिया, लेकिन वो बोलते हैं हाँ ठीक है भैया, 18 साल से कम के आपने एग्रीमेंट ही क्यों किया? एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। अब ये तो मॉरली रॉन्ग है। देखा जाए तो 17 साल का बच्चा भी समझदार तो होता नहीं, समझदार तो होता ही है, लेकिन फिर भी लॉ में प्रोटेक्शन है कि भाई 18 साल तक का है। अब कानून है तो है, बात खत्म। अब उसके ऊपर बहस करने का कोई फायदा नहीं। तो सॉवरेन अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस इन्होंने सेट की तो है ही, क्योंकि जो कुछ है सॉवरेन है, स्टेट गवर्नमेंट है। और सैंक्शंस, बार बार ये बात आ रहा है कि यहाँ पर फियर ऑफ पनिशमेंट है, नहीं तो ओबीडियंस ऑफ लॉ लाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत लोग फॉलो करते हैं। और इसमें साइंटिफिक मैनर में लीगल कंसेप्ट्स को स्टडी किया जा रहा है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। कोई भी चीज को जब ढंग से पढ़ते हैं ना, कहां से आई, क्यों हुआ, क्या रिजल्ट्स हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है नहीं है, मतलब साइंस क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत डीपली स्टडी करती है। तो इसी तरह से लॉ, लीगल रूल्स को, लीगल प्रिंसिपल्स को जो सरकार ने बनाए बहुत ध्यान से पढ़ा समझा जा रहा है। दैट्स द साइंटिफिक एंड द लॉजिकल अप्रोच। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन्होंने डेवलप किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। एक्चुअली इसमें क्लैरिटी एंड प्रिसिशन, प्रिसिशन बहुत वैसा वर्ड है, मतलब एकदम एकदम पक्का वाला, निश्चितता हिंदी में इसका, प्रिसिशन, एकदम करेक्ट, एक्यूरेट लीगल स्टडी इन्होंने पढ़ी। और इसको मोरालिटी से खैर अलग कर दिया और स्टेटमेंट लॉ के ऊपर इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। और लीगल एनालिसिस में नेचुरली इन्होंने लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया। यानी कि जैसे होता है ना, पुराने जमाने के लोग अलग ढंग से सोचते थे, आज के लोग कई बार कहते हैं तुम कर रहे हो ये चीजें, लेकिन लॉजिक क्या है ना। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी पुराने जमाने का, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे दिमाग में आ रहा है अभी, कि वो रोज सुबह उठ के सूरज को पानी डाल रहा है ना। हो सकता है कि वो इसको एक रिलीजियस या फेथ का मैटर मान ले, लेकिन आज का अगर कोई आदमी होगा तो हो सकता है कि कोई साइंटिफिक स्टडी आए कि हाँ, अगर अर्ली मॉर्निंग में सन को आप इस तरह से वाटर जो है डालते हो, जैसे वो कुछ लोग लोटे से पानी डालते हैं, उससे ये आपको माना शांति मिलेगी या कोई आपको इस तरह से कोई एनर्जी मिलेगी एंड ऑल दैट। तो आज की जो जनरेशन है जो एनालिटिकल साइंटिफिक वे में सोचती है, वो जब तक उस तरह की कोई स्टडी उनको नहीं मिलेगी ना, तब तक वो लोटे से पानी सूरज को नहीं डालेगा।
जो पुराने जमाने का बंदा है, जैसे माना जो डिवाइन लॉ टाइप चीजों में बिलीव करते हैं, वो डालता रहेगा आराम से श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एनालिटिकल, लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है। जब तक कोई थियरी नहीं होगी, जब तक वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेगी, नहीं मानेगा ये। क्रिटिसिज्म यही है, मोरालिटी और जस्टिस, इसको इसने इग्नोर कर दिया, इसने तो कह दिया जो राजा ने कह दिया भाई ठीक है, बट वो बात बहुत हद तक तो ठीक नहीं है। और दूसरी एक और पॉइंट भी है जो थोड़ा सा समझने वाला है कि नॉट ऑल लॉज आर कमेंट्स, मतलब कई बार कुछ कानून सिर्फ राइट्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ पावर्स हैं, कुछ और ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, इसमें कोई राजा का कमांड जैसा नहीं है। तो ये कहना कि सारे कानून राजा का कमांड है, कई बार कमांड वाली कोई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कमांड राजा नहीं दे रहा ना, वो तो हम दोनों पार्टीज मिलकर कुछ आपस में राइट्स एंड लायबिलिटीज खड़ी कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उसमें राजा का कोई रोल नहीं। लेकिन फिर भी ओवरऑल गवर्नड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, वो राजा ने ही लिखा हुआ है ऐसे समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ, पास किया हुआ, इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो उस सेंस में इन्होंने कहा कि सारे लॉ सिर्फ कमांड्स ऑफ द सॉवरेन नहीं होते, उस सेंस में ये कह रहा है। इसने कस्टम एंड सोशल फैक्टर्स को भी इग्नोर कर दिया, जब मोरालिटी को ही कर दिया तो फिर कस्टम्स तो क्या ही चीज है। देन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सॉवरेन इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी है, आज की तारीख में राजा तो होता नहीं है, अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, अलग तरह के कानून बनते हैं, कई बार वो ओवरलैप भी करते हैं। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉ है वो आपस में ही कट रहे होते हैं, मतलब अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। अब एक राजा तो है नहीं पुराने जमाने के स्टाइल से, तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये चीजें भी हैं। खैर कंक्लूजन फिर भी यही है कि द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ स्टडी द लॉ एज इट एग्जिस्ट, जैसा है, और ये सॉवरेन अथॉरिटी और सैंक्शंस की बातें करता है। मेन इसके अंदर यही है, और इसकी गलती यही है कि इसने मोरालिटी एंड सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया है, ठीक है ना। सो आई होप एग्जाम में अगर आपसे ये चीज लिखवाई जाएगी तो आप लिख लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी महसूस करो तो इन नंबर्स दिए गए, इन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।